हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में हम कॉस्ट शीट इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये कॉस्ट शीट का मीनिंग क्या है, इस कॉस्ट शीट में कौन से कंपोनेंट होते हैं, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसे होता है और एक कॉस्ट शीट क्यों बनाई जाती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स है या फिर उसके कुछ एडवांटेजेस है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। Cost sheet is a statement prepared to present the detailed cost of total output during a period. It provides information relating to cost per unit at different stages of total cost of production. The preparation of cost sheet is one of the important and primary function of cost accounting. Cost sheet is not an account. There is a prescribed form for preparation of cost sheet. A cost sheet is a statement of cost prepared for given period of time in such a manner that indicates various elements of cost as clearly as possible. So ये कॉस्ट शीट जो है एक कॉस्ट अकाउंटिंग का एक प्राइमरी फंक्शन है। ये प्राइमरी फंक्शन क्या है? कॉस्ट शीट बनाना ये कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन है। और एक क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं, ये कोई क्या है, स्टेटमेंट है, जिसमें जो टोटल आउटपुट है एक पर्टिकुलर पीरियड का, जो टोटल आउटपुट है उस टोटल आउटपुट की जो डिटेल्ड कॉस्ट है वो डिटेल्ड कॉस्ट क्या होती है, डिस्क्लोज होती है। इसमें इस कॉस्ट शीट में जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो डिफरेंट स्टेजेस है, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस की जो डिफरेंट स्टेजेस होती है, हर एक स्टेज की टोटल कॉस्ट एज वेल एज हर एक स्टेज की जो पर यूनिट कॉस्ट है, यानी कि हर एक स्टेज में कितना आउटपुट होता है, उस आउटपुट को सामने रखकर जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कॉस्ट पर यूनिट भी इस स्टेटमेंट में हमें क्या होती है, दिखाई देती है। और इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट होता है जिसको हर एक बिजनेस को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, कि जिसमें कॉस्ट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जनरली कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स है, मटेरियल है, लेबर है या फिर अदर एक्सपेंडिचर है, और हर एक एलिमेंट हमें 2 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है। पहली कैटेगरी होती है उसकी डायरेक्ट और दूसरी कैटेगरी होती है उसकी इनडायरेक्ट। उस कैटेगरी में हमें जो एलिमेंट्स है कॉस्ट के डिवाइड करने पड़ते हैं और ये एलिमेंट्स हमें इस कॉस्ट शीट में इन डिटेल दिखाई देते हैं। सो कॉस्ट शीट क्या है, जो प्रोडक्शन है या फिर जो सर्विसेज हम मार्केट में लॉन्च करते हैं उसकी जो टोटल कॉस्ट है, इस टोटल कॉस्ट में प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है एज वेल एज बिजनेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट होती है, या फिर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रयास है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इस टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होती है। सो ये सभी जो कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं, सभी कॉस्ट के कंपोनेंट्स इन डिटेल जिस स्टेटमेंट में हमें दिखाई देते हैं उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, कॉस्ट शीट कहा जाता है। सो आगे जाकर ये कॉस्ट शीट के ऑब्जेक्टिव और जो फॉर्मेट्स है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट of the product can be ascertained. So first objective is to ascertain the total cost as well as cost per unit is the first objective. Second, it helps the management to fix up the selling price on the basis of cost per unit of the product after charging certain percentage of profit on cost. जब टोटल कॉस्ट हमें मालूम होती है, सो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो या फिर ऑन सेल्स हो, वो ऐड करके जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस मैनेजमेंट क्या कर सकता है, फिक्स करता है। सो ये टोटल कॉस्ट थ्रू कॉस्ट शीट ही मैनेजमेंट को अवेलेबल होती है। इट आल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट प्रेजेंटिंग अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ करंट कॉस्ट विद द एग्जिस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट। जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट का यह मतलब हमें क्या लेना है, जो अपने कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्पिटिटर्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम सामने रखकर हमारी जो करंट कॉस्ट है उससे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते है। आफ्टर प्रॉपर कंपैरिजन द मैनेजमेंट कैन टेक द करेक्टिव मेजर्स। आफ्टर कंपैरिजन अगर कोई हमें कमियां दिखाई देती है हमारे कॉस्ट में, यानी कि अगर कॉस्ट बढ़ी हुई दिखाई देती है तो जो करेक्टिव मेजर्स है वो करेक्टिव मेजर्स क्या होता है, मैनेजमेंट ले सकता है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट वाइल फॉर्मुलेटिंग सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी। जो प्रोडक्शन पॉलिसीज़ है वो प्रोडक्शन पॉलिसीज़ के लिए
कॉस्ट डेटा होना ज़रूरी होता है, और उस कॉस्ट डेटा में जो नंबर ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इन डिटेल जो कॉस्ट के एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स मैनेजमेंट के सामने आते हैं। सो जिसके आधार पर मैनेजमेंट जो प्रोडक्शन पॉलिसीज़ है वो प्रोडक्शन पॉलिसीज़ क्या कर सकती है, तैयार कर सकती है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू सबमिट अ प्राइस कोटेशन फॉर टेंडर्स। जो हमें टेंडर्स भरने पड़ते हैं, उस टेंडर्स को भरने के लिए हमें कॉस्ट डेटा मालूम होना ज़रूरी होता है। सो ये कॉस्ट डेटा थ्रू कॉस्ट शीट अवेलेबल होता है, जिसको सामने रखकर जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, जिस प्राइस से हम जो टेंडर्स भरने जा रहे हैं उस टेंडर में वो प्राइस क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो टेंडर्स बनाने के लिए जो कॉस्ट डेटा ज़रूरी होता है वो थ्रू कॉस्ट शीट ही हमें क्या होता है, अवेलेबल होता है। इट आल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट बाय सप्लाइंग सुटेबल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल। जो मैनेजमेंट का कंट्रोल फंक्शन है, यानी कि जो कॉस्ट का कंट्रोल फंक्शन है, अगर हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो कॉस्ट के जो इन डिटेल एलिमेंट्स है, डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, प्रोडक्शन के कौन से एक्सपेंडिचर है, एडमिनिस्ट्रेशन के या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के कौन से एक्सपेंडिचर है, इसका इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को होना ज़रूरी होता है। सो ये इन डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का, इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में हमें मैनेजमेंट को प्रोवाइड होता है, जिसके आधार पर मैनेजमेंट क्या कर सकता है, अपना जो कंट्रोल का फंक्शन है वो कंट्रोल का फंक्शन अच्छी तरह से कर सकता है। ये कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या है, ऑब्जेक्टिव है, या फिर ये कुछ कॉस्ट शीट के ऑब्जेक्टिव है, या फिर कॉस्ट शीट से ये कुछ जो एडवांटेजेस है वो एडवांटेजेस बिजनेस को मिलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। अब ये कॉस्ट शीट कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पहली जो स्टेप है, पहले स्टेप में हमें जो प्राइम कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। सो ये प्राइम कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने जो बेसिक एलिमेंट्स देखे, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, उसका जो डायरेक्ट पार्ट है उसकी जो टोटल है उसको क्या कहा जाता है, प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। सो पहले स्टेप में हमें जो प्राइम कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। देन जो सेकंड स्टेप है, उस सेकंड स्टेप में हमें जो वर्क्स कॉस्ट है या फिर उसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कहा जाता है, उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। सो ये वर्क कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, जो पहले स्टेप में हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट की है, उस प्राइम कॉस्ट में जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, यानी कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने पड़ते हैं, और ऐड करने के बाद जो हमें फिगर मिलती है उसको वर्क्स कॉस्ट कहा जाता है। देन जो तीसरी स्टेप है, उस तीसरी स्टेप में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है, जो हमने दूसरी स्टेप में वर्क्स कॉस्ट या फिर जो फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट की है, उसमें जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, यानी कि जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, उसको ऐड करना पड़ता है, और ऐड करने के बाद जो फिगर आती है उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। और जो चौथी स्टेप है, नंबर 4, उस स्टेप में हम क्या निकालते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं। वो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो हमने थर्ड स्टेप में क्या की है, कैलकुलेट की है, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स है उसको ऐड करने के बाद जो फिगर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, टोटल कॉस्ट कहा जाता है। और उस टोटल कॉस्ट को सामने रख कर हम जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ऐड करके जो अपनी सेल्स फिगर है वो सेल्स फिगर क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो ये कुछ जो स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1, 2, 3 और 4, ये स्टेप फॉलो करके क्या किया जाता है, ये कॉस्ट शीट का प्रिपरेशन जो है वो प्रिपरेशन किया जाता है। सो इन शॉर्ट अगर देखें तो क्या है, पहले जो प्राइम कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट हमें कंसिडर करनी पड़ती है। उसके बाद जो ओवरहेड्स है, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन ऑफिस ओवरहेड्स एंड देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, उस प्राइम कॉस्ट में ऐड करने पड़ते हैं, और हमें क्या मिलती है, ये टोटल कॉस्ट मिलती है।
अगर उसका हम शॉर्ट वर्जन करें तो ये शॉर्ट वर्जन क्या है, ये जो प्राइमरी कॉस्ट है ये क्या है, सॉरी ये जो प्राइम कॉस्ट है ये क्या है, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है। और उस डायरेक्ट कॉस्ट में ये जो ओवरहेड्स है, फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग, ये जो ओवरहेड्स है ये सभी क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करने के बाद हमें क्या मिलती है, टोटल कॉस्ट मिलती है। जब हमने कॉस्ट शीट का मीनिंग देखा उसमें हमने देखा कॉस्ट शीट हमें क्या प्रेजेंट करती है, जो टोटल कॉस्ट है, जो आउटपुट है या फिर जो सर्विस है उसकी जो टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट एज वेल एज बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एज वेल एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसको क्या कहा जाता है, टोटल कॉस्ट कहा जाता है। और इस कॉस्ट शीट में ये टोटल कॉस्ट क्या होती है, प्रेजेंट की जाती है, कि जिसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है प्राइम कॉस्ट का, दूसरा कंपोनेंट होता है वर्क्स कॉस्ट का, तीसरा कंपोनेंट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, और चौथा कंपोनेंट होता है टोटल कॉस्ट का। ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं जो कॉस्ट शीट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। सो आगे जाकर ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जिसमें ये सभी कंपोनेंट्स हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यहाँ हम ये जो कॉस्ट शीट है उस कॉस्ट शीट का स्पेसिमन यानी कि जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट देखेंगे। हमने डिस्कशन किया जो मेथड से जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं उस टोटल कॉस्ट के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है प्राइम कॉस्ट का, दूसरा कंपोनेंट होता है वर्क कॉस्ट का, तीसरा कंपोनेंट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, और चौथा कंपोनेंट होता है टोटल कॉस्ट का। सो ये चारों ही कंपोनेंट इस कॉस्ट शीट में जो स्पेसिमन है उसमें हमें दिखाई देते हैं। थोड़ा उसका हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहले क्या निकालनी पड़ती है, ये जो प्राइम कॉस्ट है ये प्राइम कॉस्ट हमें निकालनी पड़ती है। ये जो प्राइम कॉस्ट है या प्राइम कॉस्ट के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा कंपोनेंट होता है डायरेक्ट वेजेस, और तीसरा कंपोनेंट होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेशन करना आसान है, लेकिन ये जो डायरेक्ट मटेरियल है हमने कितना यूज किया उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है, यानी कि उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहा जाता है। वो कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, ये जो ओपनिंग स्टॉक है मटेरियल का, वो ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का उसमें हमने जो परचेस किया वो ऐड करते हैं। जो परचेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है जैसे कि फ्रेट है, कैरेज है, उसको ऐड किया जाता है। और बाद में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट करके हमें क्या मिलता है, जो मटेरियल हमने कंज्यूम किया उसकी फिगर मिलती है, उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। उसमें बाद में डायरेक्ट वेजेस ऐड किए जाते हैं और उसको बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस से ऐड किया जाता है, तब हमें क्या मिलती है, ये प्राइम कॉस्ट मिलती है। अब प्राइम कॉस्ट के बाद जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड स्टेज में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, ये जो वर्क्स कॉस्ट है या फिर ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो कैसे कैलकुलेट करनी पड़ती है, इस प्राइम कॉस्ट में जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने पड़ते हैं। ये कुछ नंबर ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स है जो हमें उसमें ऐड करने पड़ते हैं, जिसमें लूज टूल्स का यूटिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट वेजेस है, रेंट एंड रेट्स है फैक्ट्री से रिलेटेड, लाइटिंग एंड हीटिंग है फैक्ट्री से रिलेटेड, पावर, फ्यूल, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, या फिर ड्राइविंग जो है एक्सपेंसेस, ड्राइविंग ऑफिस एक्सपेंसेस है, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट है। ये जो कुछ एक्सपेंसेस है जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें इस प्राइम कॉस्ट में ऐड करने पड़ते हैं। और ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट है 2 कंपोनेंट से हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। पहला कंपोनेंट है जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करने पड़ते हैं, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो हमें डिडक्ट करने पड़ते हैं, और उसके बाद जो फिगर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट कहा जाता है। ये है सेकंड कंपोनेंट। अब जो थर्ड कंपोनेंट है वो थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये थर्ड कंपोनेंट होता है। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अपनी ये जो वर्क कॉस्ट है, इस वर्क कॉस्ट में जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड किए जाते हैं। इसमें ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की लिस्ट है, वो लिस्ट ऐड करके जो हमें अमाउंट मिलती है उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमने गुड्स प्रोड्यूस किया
उसकी ये क्या होती है, कॉस्ट होती है। इस गुड्स प्रोड्यूस में जो ओपनिंग स्टॉक है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का, वो पहले ऐड करना पड़ता है, और जो माल क्लोजिंग है यानी कि जो अभी बेचा नहीं गया, वो माल हमें क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। यानी जो क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का, वो हमें क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो हमें फिगर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हमने माल क्या किया है, सोल्ड आउट किया है, उसकी एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें मिलती है। और वो जो माल हमें सोल्ड आउट किया है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड एक्सपेंडिचर यहाँ हमें ऐड करने पड़ते हैं। और ऐड करने के बाद इसमें कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं, ये जो शोरूम रेंट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, सेल्समैन सैलरी कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टेज है, बैड डेब्ट्स है, इतने कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर हमें यहाँ ऐड करने पड़ते हैं। और ऐड करने के बाद हमें क्या मिलती है, ये जो टोटल कॉस्ट है, यानी कि जो माल हमने बेचा उसकी जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। ये टोटल कॉस्ट हमें मिलती है, और उसमें हम अपना जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऐड करते हैं, और बाद में हमें क्या मिलता है, जो सेल्स है वो सेल्स की फिगर मिलती है। कभी कभी जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं हो सकता, कभी कभी प्रोडक्शन या फिर ये जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट के कम टोटल कॉस्ट जो है उस टोटल कॉस्ट से कम अमाउंट में ये माल हमें कभी कभी बेचना पड़ता है, तो इसमें कभी कभी क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सो हमें ये टोटल कॉस्ट मिलती है, और टोटल कॉस्ट मिलने के बाद जो मार्केट की जो प्राइस है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्राइस है, उसको सामने रख कर हमारी जो प्राइस है सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस हमें क्या करनी पड़ती है, फिक्स करनी पड़ती है, जिससे प्रॉफिट भी हो सकता है। और कभी कभी अगर टोटल कॉस्ट ज़्यादा होती है तो हमें क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सो ये क्या है, कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन है, जिसमें पहले हमें क्या दिखाई देता है, प्राइम कॉस्ट दिखाई देती है, बाद में वर्क कॉस्ट दिखाई देती है, देन हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने गुड्स प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाई देती है, देन हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने माल बेचा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाई देती है, और जो कॉस्ट ऑफ सेल है, जो हम माल टोटल बेचते हैं उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट ऐड करके हमें टोटल कॉस्ट मिलती है, और हम इसके आधार पर जो प्रॉफिट या लॉस है उसका क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। एटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स, ये कुछ एटम्स हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं किए जाते। जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का डिस्कशन किया तब हमने देखा कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, सेपरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो डेटा कंसिडर किया जाता है वो डेटा, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सिस्टम है उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिस्टम से ही कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, डेटा अवेलेबल होता है। हेंस कुछ डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा होता है कि जो इस कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं किया जाता। वो कौन से डेटा होता है या फिर ये कौन से एटम्स होते हैं कि जो कॉस्ट अकाउंट्स में कंसिडर नहीं किए जाते, इसके बारे में यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। पहला जो एटम है वो एटम कौन सा है, ये जो प्रॉफिट्स है उसका जो एप्रोप्रिएशन है वो एप्रोप्रिएशन इस कॉस्ट अकाउंट में कंसिडर नहीं किए जाते। सो एप्रोप्रिएशन कहाँ होता है ये तो सब हमें मालूम है, जो सिंकिंग फंड है उसके लिए एप्रोप्रिएशन होता है, डिविडेंड जो पेड करते हैं या फिर जो हम टैक्स देते हैं, जनरल रिजर्व में जो अमाउंट हम ट्रांसफ़र करते हैं, जो डिप्रिसिएशन की प्रोविज़न है उसके लिए हम जो प्रोविजंस करते हैं, या फिर जो हम अमाउंट राइट अप करते हैं जैसे कि गुडविल की है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की है, अंडर राइटिंग कमीशन है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स है, एक्सपेंसेस ऑन कैपिटल इशू है, ये कुछ कैपिटल एक्सपेंसेस है जो हम क्या करते हैं, राइट अप करते हैं। या फिर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है चार्ज टू रेवेन्यू, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऐसे कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो एज ए रेवेन्यू ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर जो डोनेशंस है, ऐसे कुछ जो आइटम्स है जो प्रॉफिट से हम क्या करते हैं, पे करते हैं, ये कॉस्ट अकाउंट में कंसिडर नहीं किए जाते। और कुछ आइटम है ये जो फाइनेंशियल आइटम्स है, यानी कि प्योरली फाइनेंशियल जो चार्जेस है
जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग है, या फिर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ कंपनीज ऑफिस है, ये कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है, डैमेज है, पेनल्टीज़ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, या फिर लॉसेस ड्यू टू स्क्रैपिंग ऑफ मशीनरी है, या फिर रेमुनरेशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसे कुछ ये जो फाइनेंशियल चार्जेस है, ये फाइनेंशियल चार्जेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर किए जाते हैं। जो बिज़नेस का टोटल प्रॉफिट है, वो बिज़नेस का टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम ये सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन एज अ कॉस्ट इसको कॉस्ट अकाउंट में कहीं भी कंसिडर नहीं किया जाता। देन एक कुछ प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स है, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं किए जाते। ये बात यहाँ ध्यान में रखना जरूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में खाली जो कॉस्ट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वही कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। सो ये जो इनकम्स है, कोई भी इनकम हो, इस कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं किया जाता। सो इनकम कौन से है, जो फाइनेंशियल नेचर के इनकम है वो कौन से है, जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक डिपॉजिट पर, या फिर जो हम इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं उस पर प्रॉफिट मिलता है, जो ट्रांसफ़र फी मिलती है, रेंट मिलता है, या फिर जो डिविडेंड वगैरह है, जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट मिलता है, अगर ब्रोकरेज है ब्रोकरेज मिलता है, बिजनेस को डिस्काउंट या फिर कमीशन मिलते हैं। ये सभी फाइनेंशियल इनकम है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं किए जाते। कभी कभी फाइनेंशियल जो एबनॉर्मल जो लॉसेस वगैरह है वो भी बिजनेस के होते हैं, वो भी इसमें कंसिडर नहीं किए जाते। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आइटम कॉस्ट से रिलेटेड है, जो आइटम प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो आइटम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और जो आइटम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वही कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर किए जाते हैं। बाकी के जो आइटम्स हैं वो पूरे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, कि जो खाली प्रॉफिट या फिर जो लॉस है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं।